नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं ज्ञानेश चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञानेश ऑनलाइन क्लासेस में। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे संविधान। जो भारतीय संविधान है उसकी सीरीज का पार्ट 3 है आज। जो पहला पार्ट था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, उसके बारे में पढ़ा था। जनरल जो सामान्य जानकारी है संविधान की, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोगों ने बात की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और ये कैसे करके एक व्यापारिक कंपनी थी और भारत पे शासन करने का इसका क्या जो क्रमिक परिवर्तन, कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप इसने क्या क्या किया कि ये व्यापारिक कंपनी के बाद एक प्रशासनिक कंपनी बन गई। और उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। अब आज इस सीरीज का पार्ट 3 है। हम लोगों ने चर्चा की थी अंतिम वीडियो में कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको लाने का क्या कारण था। उसको लाने का जो सबसे बड़ा कारण था क्या था, बंगाल में द्वैध शासन लगना। अब ये जो बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया, ये किसके द्वारा लगाया गया, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया। ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे, इन्होंने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया। ये द्वैध शासन बंगाल में कब तक लगा रहा, तो 1772 तक लगा रहा। लगभग कितने सालों तक, तो 7 ईयर्स तक। इन 7 सालों में क्या हुआ बंगाल में, अगर हम लोग बात करें कि जब द्वैध शासन लगा तो जो पैसे वसूलने का काम था, राजस्व का जो काम था, वो किसके पास था, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अब जो प्रशासन करने का काम था, शासन करने का काम था, वो था नवाब के पास। अब ये लोग पैसा वसूलते थे तो इनको ये रहता था कि अधिक से अधिक हम पैसा वसूलें कैसे बिना कैसे करके। इसी टाइम पीरियड में अधिक पैसा वसूलने की होड़ में 1770 में क्या हुआ कि बंगाल में अकाल पड़ा। अब ये 1770 में बंगाल में जब अकाल पड़ा तो इन्होंने भारतीयों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई। इन्होंने क्या किया कि और ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया और जो टैक्स वसूलते थे, ये लगान वसूलते थे, उसमें लगभग 10% का इंक्रीमेंट किया गया। अब ये जो इंक्रीमेंट था, ये जो अकाल था, ये कह सकते हैं 1770 में जो पड़ा था, ये इतना ज्यादा बड़ा था या इतना व्यापक था कि इसमें बंगाल की उस टाइम पे लगभग 1/3 आबादी मर गई थी। सोचिए आप। और उसके बाद भी इन लोगों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटेन के लोग थे, इन्होंने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और ये अपना जो पैसा वसूलने का काम था वो लगातार करते रहे। इसी के बाद जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी थे वो तो अच्छे खासे पैसे में थे, रिच हो रहे थे, लेकिन कंपनी किस में जा रही थी, घाटे में जा रही थी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगातार घाटे में जा रही थी। इसके तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने को लोन की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी, लोन की आवश्यकता पड़ी। इन्होंने लोन के लिए क्या किया, अप्लाई किया। अब ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे जो ब्रिटेन का हम कहें कि प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड नाथ। लॉर्ड नाथ ने एक गुप्त समिति, गोपनीय समिति बनाई और एक समिति बनाई गई वर्गायन की अध्यक्षता में, प्रवर समिति। इन दोनों समितियों ने जो पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी जो काम कर रहे थे, इनके अधिकारी और कर्मचारी, इसका जांच की। जांच करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब ये जो रिपोर्ट थी इन दोनों समितियों के आधार पर, इस रिपोर्ट में जो कमियां बताई गई, इन कमियों को पूरा करने के लिए सबसे पहला अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित हुआ और इसी का नाम रखा गया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। रेगुलेटिंग एक्ट तो सबसे पहले क्या था कि ये जो कंपनी के कार्य थे उनका और जो ब्रिटेन जो थी उनके बीच में नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया। तो जो पहला पॉइंट है हम कहें तो वो क्या है, ये कंपनी और ब्रिटेन, इन दोनों के बीच में क्या नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में व्यापार करने के साथ साथ प्रशासनिक कार्य भी कर रही थी। अब जो प्रशासनिक कार्य कर रही थी उसमें करप्शन बहुत ज्यादा था। इन कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया,
1873 में आया। ठीक है, अब इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड नाथ। ठीक है, अब दूसरी हम लोग बात करें, जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर था, कंपनी का गवर्नर था, अगर हम लोग बात करें कंपनी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले गवर्नर बना के किसे भेजा, तो उसका नाम क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था। क्वेश्चन पेपर में आएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। गवर्नर बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो भी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो गवर्नर था इस पद को समाप्त करके एक बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। बंगाल का गवर्नर जनरल। अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, ये जो गवर्नर जनरल बनने वाला पहला व्यक्ति था, इसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उस टाइम पे जो प्रेसिडेंसीज थी हम लोग बात करें, ये है इंडिया का मैप जिसको लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। यहां पर है कोलकाता, यहां पे है मुंबई और यहां पे है मद्रास जिसको लोग बोलते हैं चेन्नई। ये प्रमुख प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी उस टाइम पे। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को, तो ये कहां बैठता था? कोलकाता में। और इसके अधीन क्या कर दिया गया? मुंबई को और मद्रास को। यानी कि जो भी ये नियम कानून बनाएगा कहां? कोलकाता में। यही नियम कानून मुंबई में और मद्रास में दोनों प्रेसिडेंसीज पर लागू होंगे। यानी कि जो मुंबई में है यहाँ एक गवर्नर रहेगा, मद्रास में एक गवर्नर होगा और इन दोनों के ऊपर कौन होगा? कोलकाता में जो बैठा है गवर्नर जनरल। और ये गवर्नर जनरल जो बनने वाला पहला व्यक्ति था वो कौन था? तो वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो कंपनी के निदेशक मंडल था उसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। इन 24 सदस्यों ने मिलकर एक गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया। क्या बनाया? गवर्नर जनरल की परिषद। ये जो गवर्नर जनरल की परिषद बनाई गई, इसमें 4 लोगों को रखा गया। ये 4 लोग कौन कौन से थे? सबसे पहला है वर्नैल या वारवेल। कहीं भी आपको वर्नैल लिखा मिल जाएगा, ठीक है ना। फिलिप फ्रांसिस क्लेवेरिंग और एक है आपका मानसन। इन 4 सदस्यों को रखा गया गवर्नर जनरल की परिषद में। और ये सारे प्रावधान कब किए गए? तो रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए। कब आया ये? 1773 में आया। अब ये जो बारवेल था ये तो पहले जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स इसके साथ आया था। बाद बाकी जो तीनों लोग थे ये बाद में भारत आए थे। अब क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, ये जो भी डिसीजन लेगा वो अपनी परिषद के निर्णय से ही लेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज लागू की गई, गणपूर्ति। गणपूर्ति आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। वर्तमान समय में भारत का जो संविधान है इसका जो आर्टिकल 100 है वो गणपूर्ति के बारे में बताता है। और ये कितनी है? 1/10 है। उस टाइम पे ये कितनी थी भैया? ये कहा गया कि इन 4 में से 3 सदस्य जब तक उपस्थित नहीं होंगे तब तक जो भी डिसीजन होगा गवर्नर जनरल की परिषद का उसको वैध नहीं माना जाएगा। सबसे एक बात तो ये कही गई, ठीक है ना। तो एक बात समझ में आई, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? एक परिषद का गठन करवाया। परिषद का गठन किसने किया? निदेशक मंडल के सदस्यों ने किया। कितने सदस्य होते थे? 24 सदस्य होते थे ये, ठीक है। अब ये इसलिए किया गया कि कोई भी बात अगर आए तो वो पूरी की पूरी गवर्नर जनरल के ऊपर ना आए और ये इन 4 की भी जिम्मेदारी में रहे। अब दूसरा काम क्या किया गया? जो बहुत अधिक करप्शन था, ठीक है ना, जो कर्मचारी और अधिकारी थे वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि पैसा वसूलने का काम करते थे, इस पे भी एक नकेल लगाई गई। और एक कार्य किया गया कि जो भारत था, भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय गठित किया गया। अब ये जो पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया ये कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका कोलकाता में। और कब बना? तो 1774 में बना, कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय।
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये सर्वोच्च न्यायालय जो बनाया गया, ये भैया इसलिए बनाया गया कि जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं वो थोड़े से डरें, क्योंकि उससे पहले क्या होता था, अगर कोई भी कंपनी का कर्मचारी या अधिकारी कोई भी गलत काम करता था, अगर आप उसके ऊपर मुकदमा लाना चाहते हैं तो आपको प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा, तब आप ला सकते हैं। तो ब्रिटेन कोई जा नहीं पाता था, ये इतने पैसे वाले नहीं थे ब्रिटेन जाके मुकदमा करेंगे। भैया अब इन्होंने क्या कर दिया इस अधिनियम के तहत कि एक सर्वोच्च न्यायालय बना दिया भैया कलकत्ता में ही, अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो आप यहाँ जा सकते हो। ठीक है, अब इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो क्या था, कोलकाता था। लेकिन अगर कोलकाता से बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति, जो वादी और प्रतिवादी दोनों हैं, अगर वो आपसी सहमति से चाहें तो वो इस न्यायालय में आ सकते थे। ठीक है, तो इन पर नकेल कसने के लिए, इन पर थोड़ा सा इनका जो कार्य क्षेत्र था उसको कम करने के लिए क्या बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। इस सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश था, पहला जो पहले मुख्य न्यायाधीश महोदय थे वो थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। इसमें 3 और अन्य न्यायाधीश भी थे जिनके नाम क्या थे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। आप ध्यान समझिएगा, होता क्या था, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो डिसीजन लेती थी कि ऐसा काम करना है, और उनको जो अथॉरिटी यानी कि अंतिम अथॉरिटी देने का काम किसके पास था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास था। यानी कि जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी। तो ऐसे करके इन लोगों में क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ। और ब्रिटेन वालों का क्या मानना था कि अगर हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसके तहत जो करप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी में वो कैसा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाया गया, बंगाल में एक गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, अब यही बोला जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप क्या बताएंगे आंसर में कि वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स की जनरल की जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, इसमें 4 लोगों को रखा गया, वारवेल, फिलिप फ्रांसिस, क्लेवेरिंग और मानसन, ये 4 लोग थे। ठीक है, अब ये 4 लोग के साथ साथ कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। ये जो सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है ना, इसकी स्थापना कब हुई, तो कब हुई, 1774 में हुई। ठीक है, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लेमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स। ये इसके अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। इतनी बात हो गई। अब क्या किया कि पहले से समझ में आ रहा था इन लोगों को, जो सिफारिशें मिली थी कि जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं वो मतलब कुछ निजी कार्य भी कर रहे हैं और रिश्वत वगैरह भी लेते हैं। ठीक है ना, तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे, कर्मचारी और अधिकारी, इनके निजी कार्यों पर रोक लगा दी गई। निजी कार्यों पर रोक लगा दी गई और एक प्रतिबंध और लगाया गया कि अब ये किसी से रिश्वत नहीं ले सकते हैं। यानी कि रिश्वत लेने पर भी क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, सबसे पहले हमने किसकी बात की कि जो कंपनी थी इसके अधिकारी करप्शन में थे। ठीक है ना, इसीलिए इनके जो निजी कार्य थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, रोक लगा दी कि अब आप भारत में रहते हुए कोई भी अपना पर्सनल कार्य नहीं कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं। रिश्वत लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, आप किसी से भी रिश्वत नहीं ले सकते हैं। इसी के तहत जो वारेन हेस्टिंग्स था इसने 1781 में, किस ईस्वी में, 1781 ईस्वी में कोलकाता में भारत के पहले मदरसा कॉलेज की स्थापना की। मदरसा कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, इसने और भी बहुत सारे काम किए वारेन हेस्टिंग्स ने। इन सबकी चर्चा हम लोग करेंगे किसमें, मॉडर्न हिस्ट्री में। जब हम लोग हिस्ट्री, पर्टिकुलर हिस्ट्री टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है,
अब आपको पता चल गया रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट किन समितियों की सिफारिश के बाद आया। सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को। इसके परिषद में 4 सदस्यों को रखा गया गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है। अब कोलकाता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। 3 अन्य न्यायाधीश रखे गए इसमें, ठीक है। कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के निजी कार्यों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद 1781 में कोलकाता में भारत का जो पहला मदरसा कॉलेज था उसकी स्थापना करी गई। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, जब कंपनी बनी थी, कंपनी कब बनी थी भैया, तो कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। ये भारत कब आई, तो 1608 में भारत आई, ठीक है। 1608 में भारत आने के बाद जब ये भारत आई थी तो उसमें ब्रिटेन की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम ने कितने वर्ष का एकाधिकार दिया था, 15 वर्षों का, ठीक है। ये पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 2 में। जिस विद्यार्थी ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, पार्ट 2 पहले देखिएगा कि पार्ट 2 इससे कनेक्टेड है। अगर आप पार्ट 2 पहले देखेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब 15 वर्षों का एकाधिकार पहले इनको मिला था ईस्ट के साथ व्यापार करने का, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया तो इनका जो एकाधिकार था, व्यापारिक एकाधिकार था, इसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने ईयर्स के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। अब हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे तो ये 20-20 वर्ष करके पर आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें किसमें हुई, तो इतनी सारी जो बातें थी यो आई आपके रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, 1773 में आया, ठीक है। ब्रिटेन संसद द्वारा पारित किया गया भारत के लिए पहला एक्ट कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट था, 1773 में आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होने वाला पहला एक्ट कौन है, रेगुलेटिंग एक्ट है। कब आया, 1773 में आया, ठीक है। ये सारे प्रावधान इसमें किए गए, रेगुलेटिंग एक्ट में किए गए। अब हम लोग बात करेंगे ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसकी में भी कुछ कमियां रह गई थी, इन कमियों के बारे में बात करेंगे। और इन कमियों को दूर करने के लिए आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये आया 1781 में। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था ये कब आया, तो ये आया 1781 में, 1781 में, ठीक है। ये एक ब्रिटेन जो संसद थी उसमें एक थे एडमंड वर्क, कौन थे, वर्क महोदय थे। ये जो वर्क महोदय थे, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया गया उसके पीछे मेन कौन था, तो ये वर्क महोदय थे, ठीक है। वर्क महोदय ने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारी कमियां देखी, ठीक है ना, और उन कमियों को दूर करने के लिए जो अधिनियम लाए वो कौन सा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, यानी कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। की कमियों को दूर करने के लिए जो अधिनियम लाया गया उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी लोग साथ साथ लिखते जाएंगे जिससे कि चीजें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हों। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल साथ बने रहना है। चीजों को बहुत अच्छे से डिफाइन करके कहानी की तरह मैं आपको समझाऊंगा, याद करवाऊंगा, ठीक है। किसी को शॉर्टकट में चाहिए हो भैया वन लाइनर पढ़ना है, बिल्कुल ना पढ़े, ठीक है ना। जहां भी आपको मिल जाए वहां से आप पढ़ सकते हैं, ट्रिक पढ़ सकते हैं। ये क्या है, कहानी है। यहाँ से जैसे कि आप पढ़ोगे इस तरीके से तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि एक के बाद क्या हुआ। और संविधान हमारा क्या है, तो एक क्रमिक परिवर्तन है, क्रमिक विकास है। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, संवैधानिक विकास या संवैधानिक इतिहास, ठीक है। अब जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ये क्यों आया, तो ये 1773 जो था ये रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कमियां क्या थी, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि जो बंगाल था
बंगाल का एक गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है ना। ये जो गवर्नर जनरल था, इसकी परिषद में 4 लोग थे, मानसन, बर्नैल, क्लोवेरिंग, फिलिप फ्रांसिस, ठीक है। अब ये जो 4 सदस्य थे, ये इनके साथ मिलकर कोई भी काम करने के लिए कानून बनाता था, ठीक है। अब इसको परमिशन किससे लेनी है, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है कलकत्ता में, ठीक है। अब इसको उससे परमिशन लेनी है, तो परमिशन लेने में क्या होता था, तो परमिशन देता भी था और नहीं भी देता था, ठीक है ना। यानी कि जब ये परमिशन नहीं देता था तो इन दोनों के बीच में क्या होता था, विवाद होता था। अब ये विवाद बहुत ज्यादा हो जाता था, ठीक है। तो इस विवाद को दूर करने के लिए पहली कमी तो यही थी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, ठीक है ना। अब जो राजस्व का अधिकार था वो भी किसके पास था, न्यायालय को दे दिया गया था, क्योंकि आपको पता है ये 1765 से लेकर 72 तक अच्छे से लूट घसोटी किए थे। जब इन्होंने अच्छे से शोषण किया था, इसलिए ये अधिकार किसको दिया गया था, हाई कोर्ट, यानी जो उस समय पे सर्वोच्च न्यायालय था कोलकाता का, उसे दिया गया था, ठीक है। तो इससे भी विवाद रहता था दोनों में, तो एक कमी ये भी थी, ठीक है। अब उसके बाद भी जो कोलकाता था और वो मद्रास और मुंबई उसके अधीन काम करता था, और ये डिस्टेंस काफी ज्यादा थी, तो वहां भी एक गवर्नर बनाए गए थे। तो और भी बहुत सारी कमियां थी इसमें, जिनको दूर करने के लिए क्या लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। अब सबसे पहले इसमें क्या काम किया गया, तो सबसे पहला काम किया गया, जो बंगाल सरकार थी, ठीक है ना, जो बंगाल सरकार थी, बंगाल सरकार को बिहार तथा उड़ीसा, बिहार तथा उड़ीसा पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया, कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। आपको पता है जो पश्चिम बंगाल है, हमारा बंगाल है, उससे बिहार भी की भी सीमा टच करती है, और अपना जो उड़ीसा है उसकी भी सीमा टच करती है। अब ये दोनों पास में थे, इसलिए बिहार और उड़ीसा इन दोनों ही प्रांतों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे दिया गया, जो गवर्नर जनरल था, किसका, कोलकाता का, ठीक है ना। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको ये अधिकार दे दिया गया कि अब वो बिहार और उड़ीसा पर भी कानून बना सकता है, ठीक है। अब ये जो अधिकार मुख्य रूप से किसका था, दीवानी मामलों का था, ठीक है, किसका था, दीवानी मामलों का था। उसके बाद क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद था, गवर्नर जनरल की परिषद को सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता में, से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। अब ये कह दिया गया जो गवर्नर जनरल जो भी डिसीजन लेगी, अब उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है, यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन से मुक्त कर दिया गया, या हम ये कह सकते हैं कि अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और कार्य किया गया जो विवाद का था, जो राजस्व का काम था, ठीक है ना, वो राजस्व के कार्यों से सर्वोच्च न्यायालय को, एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को अलग कर दिया गया। यानी कि जो विवाद के विषय थे, पहला विवाद तो इसी बात पे था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी वो जो भी डिसीजन लेती थी उसका अप्रूवल चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, उनके बीच में विवाद होता था, तो वो काम समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो भी न्यायाधीश था उससे कोई परमिशन नहीं लेगी। उसके बाद जो राजस्व कार्य थे उससे को करने के लिए अब कौन करेगा, वो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी, उससे भी सर्वोच्च न्यायालय को अलग कर दिया गया। यानी कि जितने भी विवाद के विषय थे सारे समाप्त कर दिए गए, और इसी को क्या बोला गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोला गया। सबसे पहले हमने क्या बात की, कब आया, 1781 में आया, ठीक है ना। किसकी सिफारिश के बाद आया, वर्क महोदय की सिफारिश के बाद आया, ठीक है ना। उसके बाद किस लिए आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया, ठीक है। अब पहला काम क्या किया गया इसमें, बंगाल सरकार को बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाने का, जो दीवानी मामले थे उनके लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार क्षेत्र से उससे मुक्त कर दिया गया। उसके बाद राजस्व के कार्य जो होंगे उनको अब सर्वोच्च न्यायालय नहीं करेगा, वो अब केवल कौन करेगा, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद करेगी। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट,
ठीक है ना। इसी विकास क्रम में जो अगला अधिनियम आया उसको बोला गया 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये कब आया? तो ये आया 1784 में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। तो जो लॉर्ड नाथ थे ये 1770 से लेके 1782 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। अब जो नए प्रधानमंत्री बने ये बने थे 1783 में। 1783 में जो नए प्रधानमंत्री बने वो बने एडविन पिट्स। एडविन पिट्स। और ये जो एडविन पिट्स थे ये ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, युवा पीएम थे। ये मात्र 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट। और ये पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? तो 1784 में आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट आने का क्या क्या कारण थे और कैसे करके क्या कहानी थी, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने बात की जो कंपनी थी वो लूटपाट, मतलब बहुत ज्यादा वसूली वगैरह कर रही थी, ठीक है। निजी कार्य भी कर रहे थे ये लोग। उस पर अंकुश लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है ना। अब 1773 में कमियां थी, उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। इसके तहत जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, ठीक है ना, उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो राजस्व के कार्य थे उनको भी मुक्त कर दिया गया कि अब सर्वोच्च न्यायालय राजस्व का कोई कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब क्या था जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसको लाने का मुख्य कारण क्या था, ठीक है ना। ये जो टाइम पीरियड था इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में अपनी जड़ें बहुत अधिक, मतलब दृढ़ता से मजबूत कर रही थी, ठीक है ना। इस टाइम पीरियड पे कई सारे युद्ध हुए और एक युद्ध हुआ था, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। ये थी आपकी मुंबई प्रेसिडेंसी, ये थी आपकी मद्रास प्रेसिडेंसी, ये थी आपकी मुंबई, और ये तो आपको पता है यहाँ पे क्या था? बंगाल, ठीक है। ये दोनों बंगाल के क्या थी? अधीन थी, ठीक है। अब जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसका क्या कारण था? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, जो आंग्ल मराठा युद्ध था, ठीक है ना, ये यहां लड़ा गया, यानी कि महाराष्ट्र के आसपास, मुंबई के आसपास लड़ा गया, पहली चीज, ठीक है। अब ये यहां लड़ा गया तो जो मुंबई का गवर्नर था, ठीक है ना, इसने युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने का कारण क्या था? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 24 मेंबर्स थे, ठीक है ना, इन लोगों ने जो मुंबई का गवर्नर था इसके ऊपर क्या किया? प्रेशर किया, ठीक है। प्रेशर करने पे क्या हुआ कि मुंबई गवर्नर ने मराठाओं से क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। जो युद्ध हुआ उसकी जानकारी इस बंगाल के गवर्नर जनरल को बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको जब जानकारी नहीं थी, वारन हेस्टिंग्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसको बाद में पता चला। अब इसको बाद में पता चला तो ये भी नाराज कि भैया हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हो तो हमसे बिना पूछे क्यों कर दिया, ठीक है। युद्ध हुआ, युद्ध में आपको पता है युद्ध में सिर्फ नुकसान होता है, नुकसान के सिवाय कुछ नहीं होता है। युद्ध में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, पैसा खर्च होने के बाद से ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी वापस वही स्थिति हो गई और इन्होंने लोन के लिए यानी 10 लाख पाउंड के लिए फिर से अप्लाई कर दिया कि भैया हमें फिर से लोन चाहिए। अब लोन चाहिए, इसके लिए भैया फिर से समिति बनी और ये समिति बनी थी, अब की बार वो बनी डंडाज महोदय थे उनकी अध्यक्षता में। तो इनका नाम क्या था? डंडाज। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी, भैया कैसे करके युद्ध हुआ, युद्ध में पैसे खर्च हुए, ठीक है ना, या इतने पैसे लगे, इसलिए जो कंपनी का इनकम था उससे जो भी था व्यय कर दिया गया और अब कंपनी को भारत में सर्वाइव करने के लिए अब और पैसा चाहिए। तो इन्होंने दोबारा से जब अप्लाई किया 10 लाख पाउंड के लिए अप्लाई किया, ठीक है। अब जब 10 लाख पाउंड के लिए अप्लाई किया तो भैया उन्होंने कहा हम पैसे तो दे देंगे, ठीक है ना। अब जो पैसे दे देंगे तो उसी कि वो सब सारी चीजें हुई, उनकी कमियों को दूर करने के लिए क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। क्या आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके तहत क्या किया गया? जो प्रशासनिक कार्य थे उनको राजनीतिक कार्यों से बिल्कुल अलग कर दिया गया, ठीक है ना। अब हम लोग पहली बात करें, क्या किया गया? प्रशासनिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया गया।
ठीक है। अब भैया क्या किया गया, जो प्रशासन कार्य हैं वो अलग होंगे और राजनीतिक जो कार्य होंगे वो अलग होंगे, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप व्यापार भी करो युद्ध भी करो, ऐसी कोई स्कीम नहीं है अब, ठीक है। ये जो कमियां पाई गई इनको दूर करने के लिए ऐसा किया गया और 2 बोर्डों की स्थापना की गई। पहला था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हम लोग लिखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया निदेशक मंडल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बोला गया नियंत्रक मंडल। ठीक है। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे, ठीक है ना, ये किसके अधीन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी ये किससे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से थे। इनकी संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 24 थी, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, और ये जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे और इनकी संख्या कितनी थी, तो कितनी थी, 6 थी, ठीक है। अब जो कंट्रोलर का जो अध्यक्ष होता था, ये ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल थी उसका मंत्री होता था, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं ब्रिटेन मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ब्रिटेन मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ठीक है। अब कार्य क्या क्या थे इनके, अगर हम लोग बात करें डायरेक्टर्स का काम क्या था, तो इनका काम क्या था, व्यापार करना, यानी कि व्यापारिक कार्यों को करना। ये किसका काम था, तो किसका काम था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था, ठीक है ना। राजस्व और सैन्य मामले, राजस्व और सैन्य, ये मामले देखने का अधिकार किसके पास था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास था। तो ये 2 काम किए गए, प्रशासनिक कार्यों को राजनीतिक कार्यों से अलग कर दिया गया। इसको करने का क्या कारण था, ये जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था ये इसी बेस पे हुआ था कि सारे काम कंपनी खुद ही कर रही है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी कमी पाई गई थी, इसको दूर किया गया यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, हम लोगों ने बात किया था अभी 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है ना। रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य थे, मानसन, ठीक है ना, वारवेल, क्लेवेरिंग, फिलिप फ्रांसिस, इनकी संख्या यहाँ 4 थी। और पिट्स इंडिया एक्ट में जो गवर्नर जनरल है की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट क्या किया गया, जैसे कि आपको पहले पता है कि कंपनी के कर्मचारी अधिकारी अधिकतर करप्शन में थे, ठीक है ना। पहले 1773 अधिनियम में उनके निजी कार्यों पर रोक लगाई गई, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया कि आप किसी से रिश्वत नहीं ले सकते हो, और पिट्स इंडिया एक्ट में एक और प्रावधान कर दिया गया, जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं वो किसी भी भारतीय राजा से कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। यानी कि एक प्रावधान किया गया, कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी भारतीय राजा से कोई उपाधि नहीं ले सकते, एक ये प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक अलग से कोर्ट बनाई गई, और ये कोर्ट कहाँ बनाई गई, इंग्लैंड में बनाई गई, ठीक है ना। यानी कि कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए
इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये कहा गया कि जो कंपनी के कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर एक तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय था, ठीक है ना। अब इंग्लैंड में क्या किया गया, अलग से सेपरेट कोर्ट बना दिया गया कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी अगर कुछ करप्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई वाद लाना चाहता है, तो आप उसके लिए इंग्लैंड में एक स्पेशल कोर्ट बनाएगी कि आप वहां जाके आप उनके ऊपर मुकदमा चला सकते हैं। ठीक है, अब एक और काम किया गया इसमें, जो प्रांतीय सरकारें थी, ठीक है ना, यानी कि जो भी बात गवर्नर जनरल कहेगा, ठीक है, ध्यान समझना, जो भी शासन था, शासन का अनुपालन न करने पर गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया, गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, यह अधिकार किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया कि अगर जो प्रांतीय सरकारें हैं वो अगर बात नहीं मानेंगी, शासन जो है उसका पालन नहीं करेंगी, तो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो उन प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 में आया। किसके नाम से है, 1783 में एडमंड पिट्स प्रधानमंत्री बने ब्रिटेन के, ये ब्रिटेन के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, ओनली 24 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब इन्हीं के नाम से इसका नाम क्या रखा गया, पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी चीज है, कोई भी सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसको डिटेल में कहानी की तरह अगर एक चीज स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको वो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब याद करने के साथ साथ वो आपको समझने में आसानी होगी, कैसे करके क्या हुआ। ठीक है ना, अब आप एक चीज बार समझ लोगो सारी चीजें, तो आपके लिए ये इतना इजी, इतना सिंपल हो जाएगा कि पढ़ने और याद करने की बात तो बहुत दूर की है, आप खुद से इसे बोलने लग जाओगे, पढ़ाने लग जाओगे कैसे करके क्या क्या हुआ। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल बोला गया, 24 सदस्य थे, जिनका काम था व्यापारिक कार्यों को करना। कौन के सदस्य थे ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, नियंत्रक मंडल था, राजस्व और सैन्य मामले देखते थे, ये 6 सदस्य थे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। अध्यक्ष जो था ब्रिटेन मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है ना, कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को भारतीय राजाओं से उपाधि देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक कोर्ट की स्थापना हुई, और ये कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। शासन का अनुपालन न करने पर गवर्नर जनरल का जो परिषद थी उसको अधिकार दिया गया कि वह प्रांतीय जो सरकारें हैं उनको बर्खास्त कर सकता था। ठीक है, अब ये बहुत सारे गतिरोध चल रहे थे। ठीक है, जो वारेन हेस्टिंग्स था, एक तो ये आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था यहाँ से, ठीक है ना, और जो प्रावधान हुए उनसे बड़ा सा नाखुश था। तो ये नाखुश होने के साथ साथ इसने क्या किया कि जो 1785 था, ध्यान समझना, 1785 में इसने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देके ये कहाँ पहुंच गया, ब्रिटेन पहुंच गया। ठीक है ना, जब ये ब्रिटेन गया तो एक थे वर्क महोदय, अभी हम लोगों ने पढ़े थे, जो 1781 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, वो किसकी सिफारिश के बाद आया था, वर्क महोदय की सिफारिश के बाद आया था। ठीक है ना, तो वर्क महोदय ने क्या कर दिया, इनके ऊपर क्या ले आए, ये महाभियोग ले आए। ध्यान समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय जितने भी गवर्नर जनरल आए, ठीक है ना, और अभी तक जो भी राष्ट्रपति जो भी हुआ है, उसमें सिर्फ एकमात्र व्यक्ति जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया, उसका नाम क्या है, वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है इसका, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब इसके ऊपर महाभियोग लेके आए थे। ये जो महाभियोग था ये 1788 से लेके 1795 तक चला, और 1795 में डिसीजन आया, और इस डिसीजन के तहत जो वारेन हेस्टिंग्स था, इस पर जितने भी आरोप लगाए गए थे उनसे इसे क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया। यानी कि ये जो केस था वारेन हेस्टिंग्स जीत गया, और ये
जो वारेन हेस्टिंग्स था ये केस जीत गया, तो इसके ऊपर महाभियोग पूरी तरीके से लग नहीं पाया था। ये पूरा का पूरा प्रावधान था आपका पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। अभी जो पिट्स इंडिया एक्ट है ये सारी बातें कंप्लीट होती हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो और भी सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, उनको पता है सारी चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी, पूरा का पूरा अच्छे से डिफाइन करके समझाया जाएगा आपको, ठीक है। आपका काम केवल क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से ये लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हो, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो कमेंट्स अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।